जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, G20 समिट को अमेरिका तो सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने कल स्टेटमेंट दी है कि इंडिया चाइना जो है वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है। अभी मैं देख रहा था वाइट हाउस की जो जो स्पोक्स वुमेन है, वो भी कह रही थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है इज़ नेगेटिव, कोविड नेगेटिव, तो वो भी जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने एक टफ सी लाइन ली है और उन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियल जो जो स्टेटमेंट्स हमें दिखाई गई हैं बाय दी इंडियंस, वो कोई इतनी इनकरेजिंग नहीं है। और यूक्रेन के ऊपर जो है वो बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है। यूक्रेन वो कहते हैं हर एक के दिमाग में होगा। और ये आप समझते हैं कि जो और बल्कि उन्होंने रेफर किया कि जो बाली की मेरा ख्याल है लैंग्वेज थी, वो फिर भी ठीक थी। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपको लगता है कि यूरोप इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है, या अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि आप यूरोप पहले प्रेशर डाले, बाद में हम कह सकते हैं? कैसे देखते हैं आपको, इंडिया प्रेशर लेगा यूरोप का? देखिए, ये 4-5 दिन पहले मैंने एक प्रीव्यू की थी G20 समिट। मैंने अभी उसका दोबारा उसको ट्विटर पे लगाया। आपके देखने वाले और जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने कहा था कि 2-3 चीज़ें ये G20 को ख़राब कर सकती हैं। एक, शी जिनपिंग की एब्सेंस, सो विच टेक्स अवे द ग्लोबल नेचर ऑफ इट। ये पहला G20 है जो चाइनीज हेड ऑफ स्टेट इज मिसिंग। सो इट्स नॉट जस्ट अ बिग स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग वन। इंडिया कितना भी कह ले कि वी डोंट केयर एंड ऑल, इट इज नॉट इन फुल स्ट्रेंथ। दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन के मसला, आई वॉज अफ्रेड के इट कुड रूइन द रिलेशनशिप। अगर आप ट्विटर पे हैं तो उसको रीट्वीट कर दें कमर साहब। मैं तो करता उसमें हूँ। आई मेड द होल पॉइंट के दिस इज गोइंग टू बी ए बिग इशू। देखिए, मुझे लगता है कि यूएस एंड यूरोप आर प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप ऑन दिस। अमेरिकन प्राइवेटली इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और यूरोपियंस पब्लिकली डाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन ने पहले बार 2-3 बार कह चुके हैं कि इट इज नॉट productive to put pressure on India publicly, so we raise these issues with India privately. लेकिन पहले, अगर आपको याद है, 1-2 हफ्ते पहले जयशंकर साहब से बार बार पूछा गया था कि वाई इज यूक्रेन नॉट इनवाइटेड, वाई इज जेलेंस्की नॉट इनवाइटेड। इनफैक्ट मैंने अपने प्रीव्यू में मजाक से कहा है कि मैक्रोन और जब बाइडन के प्लेन्स आएंगे तो इंडिया के कस्टम्स को जरा गौर से चेक करें कि वो जेलेंस्की को दबा के ना लेकर आ जाए घुसा तो ना ले वो। बाली में जेलेंस्की स्पोक वाया जूम, और उन्होंने ही एड्रेस G19 कहकर कहा। ही डिड नॉट से G20, उसने G19 कहा, सो दैट ही वाज नॉट स्पीकिंग टू रशिया। इंडिया तो उसको जूम का भी चांस नहीं दे रही ना। तो जब जयशंकर साहब से पूछा गया था कि व्हाई जेलेंस्की वाज नॉट इनवाइटेड, तो उन्होंने कहा कि G20 इज एन इकोनॉमिक फोरम, नॉट ए प्लेस टू फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये साफ कह दिया था जयशंकर। और उससे पहले भी कहा कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिए थे जिनको बुलाना है और उनको बुला चुके हैं। तो यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल, ये पता नहीं ऑफिशियल कौन है, उसका नाम ही नहीं है जहां जितने भी रिपोर्ट्स हैं। इज दिस द प्रेसिडेंट ऑफ EU और इज इट समवन एल्स? बट एनीवे, ये जो भी है, उसने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री दी है। उसने कहा, देखो, एक तो आप जेलेंस्की को बुला नहीं रहे हो, नंबर 2, जितने भी सेशंस है ना, उसमें यूक्रेन पे एक भी सेशन नहीं है। ये तो मेरा जयशंकर साहब को हैट्स ऑफ क्यों, यूक्रेन को किसी भी एजेंडा में, किसी भी पैनल, ऐसा कोई पैनल नहीं है जहां यूक्रेन वॉर को डेडिकेट किया जाए। तो पूरी की पूरी तरह से यूक्रेन का मसला इन्होंने मार्जिनाइज कर दिया है। तीसरी चीज ये है कि कह रहे हैं कि तुम उनको बुला भी नहीं रहे हो, डिस्कस भी नहीं कर रहे हो। तो
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फाइनल कम्युनिके है उसमें बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट होनी चाहिए यूक्रेन के ऊपर। तो ये यूरोपियन यूनियन का है। और प्रॉब्लम ये है कि दे विल नेवर गेट ए कंसेंसस बिकॉज रशिया चाइना तो इमीडिएटली नो कह देंगे, राइट? तो अब यूरोपियन की थोड़ी इनकी खार खाए हुए हैं कि भाई जो G20 में जो अग्रीमेंट हुआ था वो भी अग्री नहीं कर रहे हैं ना चाइना और रशिया। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई, फिर इसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, वो दोनों में भी, तो अगर आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाएंगे ना, और अगर आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाके G20 बाली लीडर्स डिक्लेरेशन देखें तो व्हाइट हाउस ने पूरा वो जी बाली का जो डिक्लेरेशन है उसको लगाया हुआ है। तो जो नंबर 3 आइटम है दैट इज ऑन यूक्रेन, उसकी लैंग्वेज कमर साहब इतनी वेग है। तो उसमें मिसाल के तौर पे दिस ईयर वी हैव ऑल आल्सो विटनेस द वॉर इन यूक्रेन, और उसमें क्लियर लिखा हुआ है देयर वर अदर व्यूज एंड डिफरेंट असेसमेंट्स ऑफ द सिचुएशन एंड सैंक्शंस, recognizing that the G20 is not the forum to resolve security issues. We acknowledge that security issues can have significant consequences for the global economy. तो देखिए वो सेंटेंस में कॉम्प्रोमाइज है। इंडिया भी ये कह रहा है कि G20 इज नॉट अ फोरम फॉर सिक्योरिटी इश्यूज। चाइना और रशिया भी ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ फोरम फॉर जियोपॉलिटिकल इश्यूज। और तो इट इज एन एक्नॉलेजमेंट कि नहीं भाई इसका इकोनॉमिक इश्यूज पे असर हो रहा है। तो अगर आप देखें वो लैंग्वेज, तो यू कैन सी कि द वेस्ट एंड हैज कॉम्प्रोमाइज्ड ए लिटिल बिट ऑन दैट टू गेट ए डिक्लेरेशन इन बाली। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो लैंग्वेज भी एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है रशिया और चाइना। और ईयू की भी पोजीशन थोड़ी सख्त हो गई है, G7 की भी सख्त हो गई है। सो आई थिंक इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैव ए प्रेसिडेंट समरी of the event, which will again not be a good thing. अब इंडिया alone cannot be responsible for a consensus. वहाँ पे 20 मतलब 19 कंट्रीज हैं वहाँ पर, and they have to find some way to speak. और अब से तो ऐसे ही रहेगा, अगर ये चाइना को आइसोलेट करते रहेंगे तो चाइना जहाँ जहाँ होगा इट विल कंटिन्यू टू ब्लॉक द लैंग्वेज। अच्छा डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो वो डिप्लोमेट हैं या जो ऑफिशियल हैं वो ये कह रहे हैं कि G7 और EU जो है ये उनके लिए इनफ नहीं है। अच्छा ठीक है, उसने अमेरिका को भी डाल लिया, कनाडा को भी डाल लिया, जापान को भी डाल लिया, कर क्या सकते हैं? व्हाट द यूरोपियंस कैन डू? ये सिर्फ प्रेशर है या इसके पीछे क्या है? जितना फॉर एग्जांपल आप जैक सुलिवन की बॉडी लैंग्वेज देखें, इस ट्रिप की लेंथ को देखें फ्रॉम 7 to 10, और जितना इंडिया अमेरिका इंडिया के ऊपर जो बोझ डाल रहा है या उससे इंसेंटिव लेना चाहता है, क्या कर सकते हैं? इंडिया को क्या कह लेंगे? इंडिया तो पहले ही यूरोप को इतना लंबा चौड़ा मुंह नहीं लगाता स्वाय जर्मनी एंड फ्रांस के, मेरा ख्याल है। और वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत ही कोई नहीं, हम बड़ी मार्केट हैं, आप मतलब ये चीज़ें तो हैं। सो क्या कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक इस तरह का एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट है? देखिए, एक तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जितना आप समझते हैं कि यूरोपियन नेशंस और अमेरिका और कनाडा कोऑर्डिनेट करते हैं, वो उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं। द कोऑर्डिनेशन इज फार फार मोर, and it is usually led by the US and dictated by the US, right? तो दो तीन चीजें हो रही हैं जिसका मैंने इशारा किया है कि एक अनाउंसमेंट G20 में ये होने वाला था कि इंडिया और बर्तानिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ऋषि सुनाक कह रहे हैं कि वो G20 तो छोड़ दें, इस साल के एंड तक भी नहीं, शायद इलेक्शन तक भी नहीं होगा। So what England has done is not given India a win for G20 and not giving Modi a win for the election. क्या has this got to do with anger towards Ukraine? सवाल है तो, गुस्से में तो है ये।
और देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विथ इंडियाज पोजीशन, लेकिन वो नहीं चाहते कि इंडिया न्यूट्रल हो जाए चाइना की तरफ, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि खुद यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो कुछ आगे नहीं बढ़ा, सो दैट इज ऑल्सो एन इश्यू। आपने सुना होगा कि इंडिया इज बाइंग जेट इंजन्स फ्रॉम फ्रांस, वो डील अभी साइन नहीं हुई। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टॉक, ज्यादा हो रहा है, एक्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। एक्शन सिर्फ यूएस के साइड पर है ना, डिलीवरीज हो रही हैं वगैरह। तो द यूएस इज थिंकिंग के जितना हम कमिट करवा रहे हैं इंडिया से कि बाद में डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी एंड इट विल हैव टू डिसएंगेज फ्रॉम रशिया। और पिछले 2-3 महीनों से, खासतौर से शायद जुलाई अगस्त में, डेफिनेटली इंडिया के रशिया से इंपोर्ट्स भी बहुत कम हो गए, क्योंकि जो प्राइस में फर्क है सिर्फ $5 का कुछ फर्क है कह रहे हैं वो, एंड द डिस्काउंट इज नॉट एनफ, सो इंडिया इज बाइंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। So is India paying a little bit more to get it from Saudi Arabia? I don't know. तो मतलब प्रेशर तो वो जरूर डाल रहे हैं, प्राइवेटली तो बहुत पड़ रहा होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि प्रेशर टू डिसएंगेज फ्रॉम रशिया, to have a stronger language against China, to have a stronger language on Ukraine. But India is not moving on that issue, which is, I'm quite impressed. देखिए आप, India is not moving at all. बिल्कुल, ये बात तो सही है कि इंडिया मूव नहीं कर रहा। और तो इसके पीछे कौन है? डॉक्टर जयशंकर हैं, वो ही इज एडवाइजिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी के आकड़ जाओ, खलो जाओ। क्या कहते हैं आप? जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना इंडिया में, जो एक्स फॉरेन सर्विस वगैरह के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ज्यादा डायलॉग नहीं होता प्राइम मिनिस्टर के साथ, मतलब he tells them and they do it. So yes, मतलब जयशंकर must be suggesting कि ये पोजीशन है, but these are Modi's positions. और देखिए इंडिया की जो एलिट है, जो इंडिया में जो एलिट है, एक अजीब रिश्ता है अमेरिका के साथ। अपने बच्चों को भिजा देंगे अमेरिका, लेकिन when it comes to diplomatic relations, there is a hesitancy towards the US अभी भी थोड़ा सस्पिशन है, अभी भी थोड़ा डिस्ट्रस्ट है। अभी थोड़े दिन पहले विवेक रामास्वामी was giving his speech निक्सन लाइब्रेरी में, तो उन्होंने कहा कि मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा तो आई विल रिमूव द डिस्ट्रस्ट बिटवीन अमेरिका एंड यूएस। फिर उसने अपने आप को करेक्ट करके कहा, नो, आई विल इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रस्ट। बट बात निकल गई थी मुझसे, he had used the word distrust. So there is this recognition कि there is a distrust, और डिस्ट्रस्ट दोनों तरफ है। देखिए, इंडिया जब अमेरिका की तरफ जो डिस्ट्रस्ट की बात करता है तो पुराने मिसाल देता है, 71 को चला जाता है, राइट? लेकिन जब अमेरिका इंडिया को डिस्ट्रस्ट की मिसाल देता है तो अभी की देता है रशिया को लेकर। इंडिया हैज प्रूवन टू बी ए बिग प्रॉब्लम ना, जहां तक कि ये रशिया यूक्रेन की वॉर है। नॉट सिर्फ इंडिया हैज एब्सटेन फ्रॉम कंडेमिंग Russia, but India has continued to shore up Russia's economy by इतना खुल के, जितना चाइना खुल के रशिया के साथ है उतना खुल के नहीं है इंडिया, बट इंडिया इज नॉट अगेंस्ट रशिया ऑल्सो ना। इंडिया तो सिर्फ ये एक्नॉलेज किया कि वॉर इज नॉट ए गुड थिंग, कि जितना जल्दी पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। चाइना तो वो भी नहीं कहता है, हालांकि चाइना ने पीस प्लान फ्लोट करके छोड़ दिया है। वो इट इज लाइक सेइंग कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो कह सकता हूँ कि अरे भाई मैंने पीस प्लान तो दिया था, अब आपने नहीं, यू हैव नॉट एक्टेड ऑन इट।
डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो जस्ट टेल्स देम डू दिस एंड दे डू इट, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटेलेक्चुअल है? क्या है वो? फॉर एग्जांपल उनके सामने ओपिनियंस आती होंगी फॉरेन ऑफिस या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन उनको बताते होंगे भाई ये ऑप्शंस हैं, और वो कह देते हैं लेट्स से डू दिस। और आपको क्या लगता है फॉर एग्जांपल उनके बारे में, एक जैसे फॉर एग्जांपल हेजिटेशन है कि ही कैन नॉट गो फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं वो कर सकते। अमूमन उनके बारे में देखा गया है कि वो बहुत दफ़ा मिस्टेक्स भी कर जाते हैं अमूमन, और फिर उसका जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उसका मजाक भी कई दफ़ा उड़ा रहे होते हैं। क्या लगता है आपको, क्या वो इंटेलेक्चुअल हैं, उनको तजर्बा बहुत ज़्यादा हो चुका है? अब पिछले एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने गवर्न किया है, एज ए प्राइम मिनिस्टर अब वो कोई जाहिर बात है 10वें साल में है अपने, क्या है प्राइम मिनिस्टर मोदी इन केस, क्योंकि स्टेट क्राफ्ट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। you have your lieutenants who are explaining you, लेकिन आपके डिसीजंस की जो चॉइसेस हैं उसके स्टेट को उसका इम्पैक्ट हो सकता है। सो क्या लगता है आपको इस हवाले से, और डू यू बिलीव दैट ही हैज एन अथॉरिटेरियन टेंडेंसी? अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो क्या क्रेडिट मोदी को जाएगा या वो बैट्समैन को जाएगा जो रन बनाएंगे, जो बॉलर्स जो विकेटें लेंगे, राइट? चंद्रयान का क्रेडिट क्या मोदी को जाता है? चंद्रयान 1 भी था, चंद्रयान 2 भी था, ये तो मोदी के आने से पहले थे, राइट? चंद्रयान 1 जो स्टार्ट हुआ इट वाज 2004-5 की बात है। तो व्हाट इज मोदीज रोल? मोदीज रोल वाज नॉट कटिंग इट ऑफ, कंटिन्यूइंग टू फंड द प्रोजेक्ट, राइट? डिसकंटिन्यू नहीं किया, लेकिन विजन तो किसी और का था ना, वो प्रोजेक्ट दैट वाज इन वो, और अचीवमेंट तो साइंटिस्ट के हैं। तो इंडिया इज ब्लेस्ड विद thousands and thousands and thousands of talented, dedicated, hardworking people. जितना डेडिकेशन से डॉक्टर जयशंकर काम करते हैं, आई डोंट के बिलावल भुट्टो उतनी डेडिकेशन से काम करते हैं। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, पूरे फाइलें भी नहीं पढ़ता होगा उसके डेस्क पे, दिखता है बंदा आपको कि कौन पढ़ के आता है कौन पढ़ के नहीं आता है, यू नो। डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में द ओनली पर्सन हु वुड हैव रेड ऑल द फाइल्स वाज निक्की हेली, फुल्ली सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड होके जो आती थी ऑन फॉर द मीटिंग्स। So what I'm trying to say is that Modi is very lucky that he's leader of a country where there is so much talent. बाज मुल्कों में उतने बंदे नहीं है जितने इनके पास टैलेंटेड बंदे हैं ना। पॉपुलेशन में अगर बात तो 2-3 मिलियन से तो ज्यादा तो है ही ना टैलेंटेड पीपल। मतलब मैं देख रहा था कि अब तो मैं कई एम्बेसडर से, कभी जनरल्स वगैरह से बात करता हूँ, आप सुने उनको। मैं जनरल हसनैन से 2 सेशंस किए हैं, जनरल वीपी सिंह के साथ 2 किए हैं। सच कॉम्पिटेंट पीपल, सो वेल आर्टिकुलेटेड, सो थॉटफुल, सो वेल रेड, सो वेल एजुकेटेड, राइट? तो इनके साथ काम करना बहुत आसान है, और अगर आप गलत डिसीजन भी लिए, आई एम श्योर दे कवर इट अप वेल। एग्जीक्यूशन में वो बचा लेंगे आपको। अगर आपने डिसीजन भी गलत ले ली थोड़ा बहुत, तो वो एग्जीक्यूट, जब आप ही का डिसीजन एग्जीक्यूट करते करते, दे विल पुट इन सम सेफ्टी देयर, बिकॉज दीज आर वेरी स्मार्ट। इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी इज रीजनेबली वेल ट्रेन्ड, हाईली एजुकेटेड। अब जयशंकर साहब भी पीएचडी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनकी किताब से साफ जाहिर होता है कि वो ऐसा फालतू की पीएचडी नहीं है, इट्स अ रियल पीएचडी। बिल्कुल So, सही। so there are very competent people. It's not कि just जयशंकर जयशंकर जितने लोगों के साथ करते हैं वो सारे के सारे competent होंगे, right? So for example, जयशंकर के बाद जब सेक्रेटरी थे वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसके बाद विजय गोखले साहब बने। विजय गोखले साहब fluent in Mandarin, ambassador to China, has written 2 books. अब वो प्रोफेसर है रिटायरमेंट के बाद। So his immediate successor was also very competent. तो ही वाज वर्किंग विथ हिम ना। तो जब जयशंकर जब फॉरेन सेक्रेटरी थे उनके नीचे तो विजय गोखले साहब थे, ही वाज आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब।
और फिर वहाँ यूएन में उस जमाने में सैयद अकबरुद्दीन साहब थे, मैं उनसे 1 घंटे का तकरीबन इंटरव्यू किया ऑन जस्ट दैट वन इश्यू कि यूएन सिक्योरिटी रिफॉर्म. द मैन वाज सो आर्टिकुलेट, सो वेल इन्फॉर्म्ड. जब कोई बंदे से मिलते ना जो अपने काम में माहिर हो ना, मजा आता है, राइट? when you talk to somebody who is supposed to be an expert on something and they are actually an expert on that, it's very enjoyable. So बिल्कुल सही कह रहे हैं. so I think कि अब जैसा है, see it is impossible for me to judge. मैं उनके स्पीचेस देखता हूँ, इंडिया के स्पीचेस, नरेंद्र मोदी के, मतलब 2000 अजीब से स्पीचेस है, जय बजरंग बली के नारे लगे हुए हैं, केरल स्टोरी जाके देखो, ये लेवल क्या डिस्कोर्स है उसमें. फिर the only good speech I heard from him was the one he gave in Bali to the Indian diaspora. वहाँ पे he made some interesting points. बट ना तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है. आप जाके देखें पुतिन के पुराने बीबीसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आपको इमीडिएटली पता चल जाता है अरे ये बंदा नॉट ओनली वेल इन्फॉर्म्ड है, बहुत शार्प भी है. आप बीबीसी इंटरव्यू ऑफ पुतिन करके देखें, आप 2-3 निकलेंगे, यू सी इज वेरी शार्प. और सो वी डोंट हैव ऐसे अग्रेसिव सीरियस बंदों से ना हार्ड टॉक वगैरह पे तो नहीं जाते ना नरेंद्र मोदी, वेयर ही स्पोज. जैसे इमरान खान की क्या बुरा हाल हुआ था हार्ड टॉक पे, अभी देखा आपने रिसेंट वाला इंटरव्यू पे, बट ही वेंट ना, हिम्मत करके उसने गई, ही वाज एबल टू प्रेजेंट हिज पॉइंट ऑफ व्यू. जो अंग्रेज इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी हैं, दे वुड हैव बीन परसुएडेड, सो ही अचीव्ड दैट. तो नाउ आर्टिकल्स आते हैं ना, किताब आते हैं ना, कोई सीरियस पॉलिसी स्पीचेस आते हैं. अभी जो पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी है, पता है सबसे ज्यादा जो स्टेटमेंट उनका मशहूर हुआ वाज ही सेड अबाउट सम बंगाल के स्पीकर के बारे में, क्या ये तो गुड़ का गोबर बना देते. वो लाइन बहुत मशहूर हुई, सारा का सारा मीडिया लेके ट्विटर पे भी वही चल रहा था, यू नो. सो दैट इज फाइन, बट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल तो आपका, इफ यू एंगेज वेरी सीरियसली, यू नो. मैं अभी थोड़े दिन पहले इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू हुआ विथ वो जो रिपब्लिकन रिपोर्टर नहीं था, निकाल दिया गया फॉक्स से. So, वो हंटर, वो क्या नाम है उसका, कार्लसन, टकर कार्लसन के साथ. हाँ, टकर कार्लसन, हाँ. तो but that was on artificial intelligence. So I am not interested in Elon Musk as an engineer. I'm interested in Elon Musk as a thinker. और जो issues उसने raise किया, I was very impressed with him. तो मैंने खुद एक पूरा conversation सिर्फ Elon Musk के views पे किया on artificial intelligence. And I can tell you that there is intellectual depth there. You may agree with him, you may not agree with him. But बंदा में depth है सोच में. I have nothing from Modi about this. मुझे बताएं आप ऐसी स्पीच, कोई thoughtful speech. बस यही चल रहा है, इंडिया नहीं भारत, भारत नहीं इंडिया. डॉक्टर साहब, ये आपकी बात सही है कि जयशंकर और बिलावल में बड़ा फर्क है, लेकिन आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल इन द फॉरेन ऑफिस जो भी लोग काम कर रहे हैं, एंड एवरी वन ऑफ देम सेज दैट बिलावल जो बड़ी मेहनत करता है, काम कर रहा है, बड़ी फाइल शाइल्स पढ़ता है. बल्कि मुझे किसी ने बताया दैट उसका जो इंटरव्यू उसने इंडिया में किया व्हेन ही वेंट देयर, आई विल नॉट टेल यू द डिटेल्स, लेकिन वो बंदा उस डेलीगेशन में मौजूद था. उसने मुझे बताया कि उस इंटरव्यू के लिए उसने बड़ी तैयारी की थी, एंड द इंटरव्यू जो उसने आई थिंक राजदीप के साथ की बात कर रहे हैं, राजदीप सरदेसाई वाला, राजदीप सरदेसाई के साथ जो किया था. तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि वो वाकई तैयार होके गया था, उसको पता था ये इंटरव्यू होना है, इसका इम्पैक्ट होना है, एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में देखना है, इंडिया में देखा जाना है, तो सारा वो बल्कि मेहनत करता है. मैंने देखा है वो इंटरव्यू, कर सकता है, मैंने वो इंटरव्यू देखा है. आई कैन टेल यू दिस मच, बिलावल वाज मोर प्रिपेयर्ड देन राजदीप सरदेसाई, बिकॉज एक दो उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स का भी उसमें मुझे याद नहीं आया, मैंने ट्वीट किया था. It was very disappointing that Rajiv Sardesai was not fully prepared for the interview. तो इन्होंने जब टेररिज्म का इल्जाम लगाया तो वो जो इंडिया का एक फौजी नहीं पकड़ा गया था,
तो वो सब सारी चीजें उसने निकाली एंड राजीव वाज नॉट एबल, डिडंट एक्सपेक्ट इट, आई थिंक उसने अंडर एस्टिमेट किया था. सो दैट इंटरव्यू, यस दैट इंटरव्यू वाज गुड, बट दूसरे मतलब यूएस में जो स्टेटमेंट्स वगैरह दिए दे वर वेरी. नहीं, वो जो मैं उसमें मुझे तो थोड़ा सा पता चला है कि जिन जो डिप्लोमेट्स इसके साथ काम करते हैं, तो मेरे क्योंकि क्लास फेलो भी फॉरेन ऑफिस में हैं, हम जो इकट्ठे पढ़ते थे, तो वो मुझे बताते रहते हैं देयर अराउंड द वर्ल्ड. तो मैं जो जिस मुल्क जाता था मैं पूछता हूँ क्या क्या गया है बिलावल, बताओ जरा. तो वो इफ इज इन जर्मनी समवेयर, इफ ही वाज इन न्यूयॉर्क, तो मैं थोड़ी सी बैक साइड पे जस्ट फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग में इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ. तो वो कहते हैं बड़ी मेहनत करता है, लेकिन ये भी बताया कि जब शुरू में फॉरेन मिनिस्टर बना तो बड़ी मेहनत करता था, आखिर में छोड़ गया था चीजें तो परवाह करनी. एंड देन ही इज अ पॉलिटिशियन एंड देन ही इज अ फ्यूडल. वो डॉक्टर जयशंकर नीचे से आया, ऊपर बड़ी मेहनत करके बना फॉरेन सेक्रेटरी, एंड देन पढ़ने लिखने वाला बंदा, वो तो डिफरेंट क्लास है. ये सारी बात पॉलिटिशियन है. आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको डॉक्टर पता है जयशंकर जयशंकर साहब के फादर वाज एक्चुअली probably more famous than him, especially national security के मामलात में ना. और इनके भाई भी, एक भाई तो यहाँ प्रोफेसर है, लेकिन एक भाई was also, तो इंडिया में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो सेक्रेटरी की होती है, उसके बाद आप मिनिस्टर हो जाते हैं ना. तो बोथ जयशंकर, हिज ब्रदर, हिज फादर हैव ऑल रीच्ड दैट हाईएस्ट पोजीशन, जो हर बंदे को नहीं. सिर्फ 40 सेक्रेटरीज है सुना मैं इंडिया में, आईएएस के, आईएफएस के पता नहीं कितने, वो तो और भी कम होंगे या एक ही होंगे. सो फॉर पीपल टू गेट टू दैट पोजीशन इज यू हैव टू बी एक्सेप्शनल. मतलब इंडिया के फॉरेन पब्लिक सर्वेंट्स जो है, आईएएस आईपीएस, दे आर वेरी एक्सेप्शनल, और उसमें भी यू हैव टू बी एक्सेप्शनल टू गेट देयर. एक द कारवान जो है उसने एक बड़ा डिटेल्ड पीस जो है डॉक्टर जयशंकर उनके फादर पे लिखा था. आई विल शेयर विद यू द लिंक. बड़ा अच्छा उन्होंने बताया सारा डिटेल में. और एक प्रॉपर उन्होंने इसकी फॉरेन पॉलिसी के कितना ज़्यादा इसका जो फादर है, ये वो कितना इम्पैक्ट इन्होंने बहुत सारे डिसीजंस में एंड ऑल दिस. न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी काफी रोल था उनका. और मतलब जो एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें, हाँ, वो जो खातून है उनके साथ जो उन्होंने क्या हाँ, नाम सो उसमें ही मेंशंस के इंदिरा गांधी ने फायर कर दिया था ना इनके फादर को. और फिर बाद में राजीव गांधी, व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ही बाईपास्ड हिज फादर, मतलब नीचे से किसी और को ऊपर डाल दिया. तो ये आजकल बदले ले रहे हैं कांग्रेस से. कांग्रेस से तो नहीं, but he mentioned के those things were discussed on their dining table. रोज मतलब nearly all the time they would talk about the politics of the bureaucracy. समझो आप, सब बंदे वही है, राइट. जो बंदा बोर हुआ वो अमेरिका आ गया. उनका भाई एक वो जबरदस्त, वो बहुत ही अच्छा प्रोफेसर है, he writes very well and he's quite exceptional. मतलब I think he's the smartest of them all. जो यहाँ लॉस एंजलिस में ये पढ़ाते हैं. डॉक्टर साहब को मजे की बात बताऊं, अ पॉइंट, इंडिया में जितने भी पढ़े लिखे और लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, द कंट्री ओन्स देम एंड दे बिकम द फेस ऑफ इंडिया. पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोगों की लौट है, लेकिन समहाउ क्योंकि द एस्टैब्लिशमेंट रन्स द सिस्टम, तो वो सीन से गायब हो जाते हैं, बिकॉज वो उनका जो क्लैश है वो उनसे होता है. तो जैसे जितने भी थिंकर हैं, राइटर हैं, वो सारे दे डू नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान, बिकॉज वो जो एस्टैब्लिशमेंट की सोच है और जो थिंकर्स हमारे उनकी सोच, हमारी बात है उसमें. देखिए, अभी मैं अकबरुद्दीन साहब को इंटरव्यू किया, राइट. तो अकबरुद्दीन साहब की जो कमेंट्स में पढ़ रहा था, इतनी इज्जत से लोग बात कर रहे थे अबाउट हिम, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेरी रेस्पेक्टफुल ऑफ हिम. आई डिडंट रियलाइज के मतलब somebody who is an ambassador would be so well known. So that's one thing. The other thing is के मैं तो इंडिया से निकल के कई साल हो गए, but there are lots of people who still appreciate me because I'm from India and they appreciate what I'm doing, right? लेकिन आपके पास you have exported some of the very intelligent people, जैसा प्रोफेसर फजलुर रहमान जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते थे, पॉल वुल्फोविट्स उनका स्टूडेंट है.
जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना, डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी पॉल वोल्फोविच इज हिज स्टूडेंट, और there are many other big names also who studied with फजलुर रहमान. कोई पाकिस्तान में, हालांकि वो ही अयूब खान के ज़माने में ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्पेशली उनको लेकर आया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उनको भगा दिया, उनकी लाइफ था. फिर जावेद गांधी साहब को भगा दिया, वो यहाँ डालस में पड़े हुए हैं. सो एनीबडी हु इज, जरा भी आदमी सोचता है उसको भगा देते हैं एंड डिसोन कर देते हैं. सारी दुनिया मलाला की इज्जत करती है सिवाय पाकिस्तानियों के. सही कह रहे हैं. हाँ, I find it so, मतलब she is a Nobel Prize winner, she is a face for women's liberation, for education, उसकी से गाली गलौज. So you are very right, India owns its children, आप लोग डिसोन कर देते हैं. वो जो आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया प्रेजेंट करता है, नेचुरली वो उसे सिंक कर जाते हैं इन एक बड़े पिक्चर में, नॉट ऑन एवरीथिंग. जो यहाँ पे आइडिया ऑफ पाकिस्तान किया जाता है, एंड देन फिर एक सोसाइटी है जहाँ पे रिलीजियस माइंडेड हैं, हॉक्स हैं, मजहबी ग्रुप हैं, वो कहते हैं भागो यार, ये क्या तुम तो बाहर से पढ़ के आ गए, हमारे मजहब. आपने इतने बड़े जबरदस्त इकोनॉमिस्ट को भगा दिया ना. भगा दिया एक दिन या 2 दिन के लिए. I mean, after he was appointed. और फिर अभी तो मेरा ख्याल है उसकी टिकट भी बुक नहीं हुई होगी पाकिस्तान की. और अब्दुल सलाम को हमने, वो फिजिक्स का देखो इतना बड़ा नाम था, डॉक्टर साहब को पता है अब्दुल सलाम, आप उसका पढ़ें बुक, तो वो कहता है कि जब मैं नोबेल पीस प्राइज लेने गया, ही इज फ्रॉम जंग, लाहौर के करीब एक जगह है, तो वो कहता है कि मैं अपनी शलवार कमीज एंड जो हमारा कुल्ला होता है, उस पग हम उसे पंजाबी में कहते हैं वो, एंड देन एक ग्लव जूता होता है, समय कहते हैं खुस्सा, वो कहता है मैं वो पहन के नोबेल प्राइज लेने गया ताकि मैं अपने कल्चर वैल्यू अपना उसको, लेकिन वी डिडंट ओन हिम, हमने आसान भी पहुंचाता है. सो हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको, मुझे कई ऐसे बंदे मिलते हैं. मैं आई वाज इन जर्मनी वंस ट्रैवलिंग, आई वाज इन अ श्लास कैसल इन हाइडेलबर्ग, तो मुझे एक डॉक्टर मिला, ऐसे चलता चलता मैं पंजाबी में बोल रहा था, कहता था हाँ मैं पाकिस्तान गया था, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हॉस्पिटल में गया, वो मुझे देख के कहें यार ये कहाँ से पढ़ा लिखा बंदा आ गया, न्यूरो साइंस सर्जन है क्या है, कहता उन्होंने मुझे ऐसा भगाया कि मैं फिर वापस कभी गया ही नहीं हूँ. तो हम बंदे भगा देते हैं. अब्दुल सलाम के जो बेस्ट स्टूडेंट है वो कैसर शफी है उनका नाम. ही इज ए फिजिसिस्ट हियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, और हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक शॉर्ट लिस्ट है जिसपे 2-3 नाम हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग आवर नेक्स्ट नोबेल प्राइज एंड ही इज वन ऑफ दोज नेम्स इन दैट. हिग्स बोसन बोल के जो पार्टिकल है, जो गॉड पार्टिकल कहते हैं, उस पर वो काम करते हैं. सो उनसे मैंने 2-3 बार काफ़ी किस्से सुने वो अब्दुल सलाम की. ही वाज अ ब्रिलियंट मैन, उनके साथ काफ़ी काम करते थे एंड ही केयर्ड फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो एंकरेज भी करते थे, पढ़ाते भी थे. सो मतलब अभी दे हैव क्रिएटेड एन अवार्ड, मतलब ये कैसर शफी एंड हिज वाइफ क्रिएटेड एन अवार्ड फॉर अब्दुल सलाम फॉर फिजिसिस्ट. इटली में कोई रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे देते हैं वो पीएचडी स्टूडेंट्स को अवार्ड. सो वो आदमी को भी आपने एक लूटा, एक नोबेल प्राइज मिला, उसको भी भगा दिया, जो दूसरी मिली उसको भी, मलाला को भी. बस ये ऑब्वियसली ये हमारे मुआशरे में मसला है. That is because of religion also, ना सर. Yeah, obviously religion. Anyhow, thank you very much डॉक्टर साहब. देखते हैं कि क्या होता है G20 में. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स. बल्कि मैं तो आसियान पे भी बात G20 लंबा हो गया है. एक दिन पहले आ रहे हैं बाइडेन, एक दिन बाद रह रहे हैं एमबीएस. हाँ बिल्कुल. वो एमबीएस सुना पाकिस्तान भी आ रहे हैं. लेट्स सी. कंफर्म्ड इट? फॉर्मली तो नहीं किया, लेकिन रिसेंटली उन्होंने दोबारा कंफर्म किया. आई थिंक द आर्मी चीफ बिजनेस में कम्युनिटी को मिला है, तो वहां पे किसी बिजनेसमैन ने कहा है कि वो 4-6 घंटे के लिए आ रहे हैं. अब पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट से मिलने क्या करेंगे वो. इट्स नॉट, इट डजंट मैटर केयर टेकर गवर्नमेंट, दे कम टू मीट द मिलिट्री. इट्स जस्ट बेसिकली उनके ताल्लुक जो है फौज से ज्यादा है, या फिर पॉलिटिशियंस में उनके ताल्लुक नवाज शरीफ से बहुत अच्छे हैं. तो लेट्स सी. लेकिन वो एक होता है ना, बैलेंस भी होता है. यहाँ पे एक सोशल फैक्टर है और रिलीजियस फैक्टर है. अच्छा सऊदी बादशाह इंडिया चला गया, पाकिस्तान नहीं आया, हालात बदल गए, उनको नहीं पता कि G20 के लिए आ रहा है
या क्या चीज़ है। सो वो हो सकता है वो कहीं दफ़ा उन सेंटिमेंट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए भी थोड़ी देर के लिए ये भी है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।